राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। सोमवार शाम को ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया था और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने इस्तीफा भेजा था, जिसे राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपना इस्तीफा उन्होंने राष्ट्रपति को दिया और अब खबर आ रही है राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। धनखड़ के इस्तीफे पर पीएम मोदी ने पोस्ट किया है और लिखा है, धनखड़ जी के स्वास्थ्य की कामना करता हूं। धनखड़ जी को देश की सेवा का मौका मिला। तो प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट लिखा है और कहा है कि वो धनखड़ जी के स्वास्थ्य की कामना करते हैं, उन्हें देश सेवा का मौका मिला। संसद का मानसून सत्र शुरू होने के बाद जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला काफी चर्चा में है। सोमवार को जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को ज्ञापन सौंपा। जस्टिस वर्मा के खिलाफ लाए जा रहे महाभियोग प्रस्ताव पर 145 लोकसभा सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। सपा सांसद राजीव राय ने साफ किया कि महाभियोग प्रस्ताव पर सपा बिना रिपोर्ट देखे हस्ताक्षर नहीं करेगी। पहले रिपोर्ट तो दिखाओ, उस रिपोर्ट में क्या आप बताना नहीं चाहते हो, सादे कागज लेकर आओगे, बोलोगे दस्तखत कर दें, तो भाजपा तो है नहीं। आप हमें रिपोर्ट लाइए, रिपोर्ट में क्या मिला है हम उसको अध्ययन करेंगे, अगर मेरिट हुआ तो हम करेंगे, लेकिन सादे कागज पर दस्तखत कैसे करवा लोगे? और सादे कागज पर करवा रहे तो जिससे पहले एक जज थे जिन्होंने कुछ बोला था, उनके खिलाफ क्यों नहीं गया? उनके खिलाफ क्यों नहीं गया? सरकार जिसको चाहे वो करे, हम उसको दस्तखत करते रहें। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर कहा, वे व्यक्तिगत रूप से उनके इस्तीफे से खुश नहीं हैं। उन्होंने कहा, जब वे संसद जाएंगे तो वे सामने नहीं होंगे। हम तो कोई स्पेकुलेट नहीं करेंगे कि ये हवाला सही है या नहीं है, जो इस्तीफा उन्होंने दिया है। मैं तो व्यक्तिगत रूप से मैं खुश नहीं हूं कि मैं जब पार्लियामेंट जाऊंगा तो उनको नहीं देखूंगा, क्योंकि मेरे उनके साथ संबंध बड़े वर्षों से हैं और बड़े अच्छे संबंध रहे, पारिवारिक संबंध रहे। और जहां जहां भी हमारे परिवार के कोई फंक्शन होते थे तो धनखड़ साहब हमेशा आते थे और मेरे पिताजी के साथ उनके संबंध रहे और मैंने कई केसेस उनके साथ भी किए, उनके खिलाफ भी किए जब वो दूसरी साइड पर रहते थे। लेकिन हमारी जो पर्सनल इक्वेशन थी वो बहुत ही समझ लीजिए कि वार्म थी। हाँ, और आई विल मिस हिम, क्योंकि जो भी कहो, धनखड़ साहब का एक व्यू पॉइंट हमेशा रहता था जो अक्सर पब्लिक में बिना संकोच के बोल देते थे। और ये उनकी खासियत थी, क्योंकि जो उनके मन में रहता था वो मन में नहीं रखते थे। जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने की वजह स्वास्थ्य कारण बताया है, लेकिन विपक्ष इसे स्वीकारने को तैयार नहीं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि कुछ तो राज है जिसकी पर्देदारी है। साथ ही इमरान मसूद ने बिहार में एसआईआर को लेकर भी सवाल उठाए। अभी हमारे साथ कांग्रेस सांसद इमरान मसूद साहब हैं। सर, जिस तरीके से कल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया, किस तरीके से देख रहे हैं? कुछ तो राज है जिसकी पर्दादारी है और इसमें किस किस की हिस्सेदारी है अभी ये पता चलना बाकी है। तो ये सब चीजें पता चलेंगी तब सब खुलेगा, क्योंकि स्वास्थ्य कारण नहीं हो सकता है। अगर स्वास्थ्य कारण होता तो सारा दिन काम कर रहे थे, तो स्वास्थ्य का तो कारण नहीं लगता है। लेकिन जब इस्तीफा दिया तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि सेहत है, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया, चूंकि वह संवैधानिक पद पे हैं। फिर आप क्यों शंका कर रहे हैं? सारा दिन आप काम कर रहे थे, आपके शेड्यूल लगे हुए थे, ऐसी क्या बात है जिससे आपको इतना आघात लगा कि आपने इस्तीफा दे दिया? लेकिन कुछ दिन पहले वो एम्स में भी भर्ती थे, देहरादून गए थे, वहां पर भी उनकी तबीयत खराब हो गई थी। आप ये क्यों नहीं समझ रहे? ईश्वर उनको दीर्घायु करे, ईश्वर उनको स्वस्थ करे, हमारी यही कामना है। सर, एसआईआर का मसले पर अभी आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, क्या इस बारे में आप सोचते हैं? क्योंकि सरकार ने और इलेक्शन कमीशन ने तो साफ कर दिया है। इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है। इलेक्शन कमीशन शोषितों के, वंचितों के और दलितों के, आदिवासियों के, अल्पसंख्यकों के वोट काटना चाहता है। गरीब आदमी के पास कहाँ इतने डॉक्यूमेंट आएंगे जितने डॉक्यूमेंट वो मांग रहे हैं। आप आधार को मानना नहीं चाहते, जो आधार सबसे बड़ा आधार बना था देश का, आप उसी को मानने की बात नहीं कर रहे हो। तो ये आप कह रहे हो कि घुसपैठिए आ जाए, घुसपैठिए आ गए तो कौन जिम्मेदार है? 10 साल से आप सरकार में हो, कितने घुसपैठियों को आपने चिन्हित किया? जितने घुसपैठियों को चिन्हित किया उनको उनके वोट काट दीजिए।
उनको डिटेंशन सेंटर में डाल दीजिए, लेकिन उसके आड़ के अंदर आप सब लोगों को बिला वजह की बात आप कर करके पूरे देश के अंदर खास तौर से जो मैंने टारगेट बताया कि आदिवासियों को और दलितों को और पिछड़ों को अल्पसंख्यक के लोगों को वोट से वंचित करना चाहते हैं। अभी बिहार में हो रहा है, बीजेपी तो ये कह रही है कि इस पूरे देश में होना चाहिए। हाँ, ये तो इनकी साजिश है, ये लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, बचेगा कहाँ लोकतंत्र। धन्यवाद। अनूप गुप्ता, न्यूज 18 नेटवर्क, दिल्ली। राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर कर लिया। राजनीतिक बयानों का सिलसिला लगातार जारी है। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत के मुताबिक ये पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि अगर स्वास्थ्य के आधार पर इस्तीफा देना होता तो सत्र से पहले भी ऐसा कर सकते थे। वो ईश्वर से मंगल कामना हम करते हैं और अप्रत्याशित होने के बावजूद ये परिणाम इस्तीफा का, लेकिन इसकी पटकथा या भूमिका के लिए पहले लिखी जाती है। राजनीति में हर चीज़ें सामान्य नजर आती है, लेकिन सामान्य रहती नहीं है। उस शतरंज की एक चाल होती है, तो कुछ इस तरह हम कर सकते हैं। और दो बातें मैं जरूर कहना चाहूँगा कल के घटनाक्रम के बारे में। अगर हेल्थ ग्राउंड होता तो मैं समझता हूँ कि सत्र के पहले भी वो कर सकते थे। कल अचानक उन्होंने दिया, अचानक ये शब्द मायने रखता, अचानक, इसलिए मैंने कहा अप्रत्याशित रहा है। दो बातें कल एक मैं घटना बताना चाहूँगा। ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक संस्कार भूल गई है, राजनीतिक मर्यादा भूल गई है। कल एक केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी ने जिस प्रकार उन्हें प्रताड़ित किया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया कि मैं जो बोलूंगा वो रिकॉर्ड में जाएगा, कि आप आसन को डिक्टेट करेंगे, उपराष्ट्रपति सभापति महोदय को आप डिक्टेट करेंगे। तो कल एक बात ये हुई। दूसरी बात, विजिलेंस एडवाइजरी कमेटी की कल मीटिंग थी। संसदीय कार्य मंत्री गायब हो जाते हैं, जेपी नड्डा जी गायब हो जाते हैं। लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय ने झंगूर गैंग और धर्मांतरण को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि झंगूर जैसे कई लोग अवैध धर्मांतरण में सक्रिय हैं। सनातन हेल्पलाइन पर देश भर के लोगों के उनके पास मदद के लिए फोन्स आ रहे हैं और मौके पर पीड़ितों ने अपनी आपबीती बताई है। पीड़ितों के मुताबिक फोन पर लगातार धमकियां मिल रही हैं, लेकिन कहीं से भी कोई मदद नहीं मिल रही। बदर अख्तर सिद्दीकी नामक एक युवक के संपर्क में थी और मेरी जो लास्ट बात हुई थी उनसे 2019 में ही हुई थी। उसके बाद मेरी बहन मिसिंग है, लापता है, जिंदा है, कहाँ है कुछ नहीं पता। ये जो बदर अख्तर सिद्दीकी है, ये अक्सर जो है, जैसे मेरी बहन की मेरे से बात हुई थी तो कि ये मेरे को धर्म परिवर्तन के लिए बोलता रहता है। इवन उसने करवा भी दिया है और ये ताबीज़ वगैरह देना और ये आज बाबा से मिलने जाना है, ये करना, और उसके बाद एक दूसरी लड़की को भी अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करना जिसका नाम प्रिया त्यागी था। तो वो सब मेरी बहन ने मेरे को बताया था और आज की तारीख में वो दोनों लड़कियां गायब हैं। गुर्गे हैं जो मारपीट कर रहे हैं, लगातार ये हमले कर रहे हैं। इनको जो है इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। आज हमारा मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है किसी का, ना सहारनपुर में, ना गोमती नगर के अंदर। तो हम कहाँ से कहाँ क्या गवाही देंगे? मरने के बाद हमारी अर्थी तो गवाही देने से रही सर। हम आ रहे हैं, हमारी होनी चाहिए और हम चाह रहे हैं गोपाल राय जी को पुलिस सुरक्षा मिले। हम बार बार बोल रहे हैं पुलिस सुरक्षा, आज तक इनको नहीं मिली। लगातार धमकियां मिल रही हैं। मेरे पास रिकॉर्डिंग है फोन के अंदर, आप सुनेंगे, गालियां भरी, धमकियां भरी, मुझे रिकॉर्डिंग पड़ी है मेरे पास में। मैं कहाँ जाऊं? विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने धर्मांतरण रोकने के लिए बड़ी मुहिम की शुरुआत की है। विश्व हिंदू परिषद ने धर्मांतरण को रोकने के लिए देश भर में खास हेल्पलाइन सेवा शुरू की और ये हेल्पलाइन 24/7 काम करेगी, 7 दिन काम करेगी। इस हेल्पलाइन सेवा में अलग अलग राज्यों में कॉल सेंटर्स बनाए गए हैं। लखनऊ में भी कॉल सेंटर की शुरुआत की गई है, जहां अवैध धर्मांतरण से पीड़ित परिवार या कोई भी शख्स फोन करके शिकायत कर सकता है। इस मामले में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के सदस्य उनकी मदद करेंगे। इन दिनों उत्तर प्रदेश में लगातार धर्मांतरण के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। पहले हमने देखा बलरामपुर जिले से जो आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगूर में किस तरीके से धर्मांतरण वो लगातार करा रहा था, हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर उसको धर्मांतरण करा रहा था, मुस्लिम धर्म अपनवा रहा था। इसके अलावा हमने देखा कि नया आगरा का मामला निकलकर सामने आया। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए अब एक कॉल सेंटर यहाँ पर खोला गया है और ये कॉल सेंटर हिंदू रक्षा परिषद, विश्व हिंदू रक्षा परिषद के द्वारा खोला
गया है। और सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको एक तस्वीर यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, ये तस्वीर यहाँ पर मैं अपना वीडियो जर्नलिस्ट कमलेश से कहूँगा कि यहाँ पर देखा छांगुर द्वारा कराए गए धर्मांतरण के लिए स्पेशल हेल्पलाइन नंबर 9250215363, ये नंबर देखिए। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, जरा मेरी तरफ कमलेश आइए। इसके अलावा जो आगरा से धर्मांतरण का मामला निकलकर सामने आया, आगरा के लिए एक विशेष नंबर है, आगरा धर्मांतरण मामले के लिए स्पेशल हेल्पलाइन नंबर 9250189206, ये देखिए ये नंबर है। इसके अलावा देखिए, मैं यहाँ पर देखिए लड़कियां हैं जो लगातार कॉल ले रही हैं तमाम जगहों से, जो कॉल्स आ रहे हैं पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, बिहार, झारखंड, हरियाणा, असम, ये जो आप 6 स्टेट देख रहे हैं, इसके लिए ये हेल्पलाइन, ये महिला है यहाँ पर। इसके बाद देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश के लिए यहाँ पर ये डेस्क है। तो यहाँ पर जो महिलाएं हैं, जो बच्चियाँ हैं, जो लगातार कॉल पे हैं, हम इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। और ये लगातार जो कॉल आ रहा है उसे ये नोट भी कर रहे हैं। सोनी नाम है, छांगुर के गैंग के द्वारा जो कहा जा रहा है वो लिख रही हैं। कहाँ से कॉल है ये बलरामपुर से है कॉल। ये बलरामपुर से है। तो कितने कॉल आए हैं अभी तक? लगभग 10 कॉल आ चुके होंगे। और कैसे आप लोग काम कर रहे हैं? जब कॉल आता है उसके बाद क्या करते हैं? हमारे पास अगर किसी पीड़ित का कॉल आता है तो हम पहले उसकी जानकारी लेते हैं कि वो कहाँ से है, और उसके बाद उसकी क्या समस्या है, हम उसकी समस्या सुनते हैं। फिर उसका धर्मांतरण कैसे कराया जाता है वो हमें बताती हैं। फिर उसके बाद हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बताते हैं। फिर जो प्रदेश लेवल के होते हैं फिर उनको हम बताते हैं कि लखनऊ में पहचान और धर्म छिपाकर हिंदू लड़की से शादी करने का मामला सामने आया है। मुस्लिम लड़के कमरुल हक ने विवेक कुमार बनकर हिंदू लड़की को धोखा देकर शादी की और लड़की की शिकायत के मुताबिक दोनों के बीच फोन पर दोस्ती हुई थी। आरोपी ने कमरुल ने अपना जो नाम था वो विवेक, पिता का नाम रामपाल रावत और ट्रैवल का कारोबार खुद का बताया था। 2017 में आरोपी कमरुल ने खुद का धर्म छिपाकर पीड़िता से आर्य समाज मंदिर में शादी की। युवती का आरोप है कि कोविड के दौरान कारोबार में घाटे की बात कहकर उसने मायके भेज दिया और खुद दिल्ली चला गया। कुछ दिन बाद फोन रिसीव करना भी बंद कर दिया। लड़की जब आरोपी कमरुल के घर पहुंची तो उसके घर वालों ने मारपीट की। इसी दौरान पीड़िता को विवेक के कमरुल और मुस्लिम होने की भी जानकारी मिली। हकीकत सामने आने पर पीड़िता ने केस दर्ज कराया और उसकी शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी कमरुल को गिरफ्तार कर लिया। लखनऊ में इन दिनों एक महिला पुरुष चोरों की जोड़ी पुलिस के लिए सरदर्द बनी है। ये शातिर जोड़ी अब तक शहर के कई इलाकों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुकी है और ये जोड़ी 2 व्हीलर की डिक्की खोलकर चोरी की वारदात को अंजाम देती है। 3 अलग अलग जगहों की सीसीटीवी फुटेज में दिखे एक महिला और एक पुरुष, और वीडियो में साफ दिख रहा है कि पहले वो एक्टिवा पर बैठता है, महिला उसे कवर करती है। कृष्णा नगर और मानक नगर थाना क्षेत्र में 3 बड़ी चोरियां हुई हैं जिनमें इसी जोड़ी का हाथ बताया जा रहा है। मानक नगर में शातिर जोड़ी ने स्कूटी की डिक्की से हीरे की अंगूठी चोरी की। सीसीटीवी फुटेज में ये दोनों स्कूटी की डिक्की खोलकर चोरी करते दिखे। सिद्धार्थनगर जिले से पति पत्नी के रिश्ते को शर्मसार करने का मामला सामने आया। 40 साल की एक महिला ने अपने 4 बच्चों को छोड़कर अपने से 15 साल छोटे प्रेमी के साथ कोर्ट मैरिज की। मामला भवानीगंज थाना क्षेत्र का है। रामचरण की शादी 20 साल पहले हुई। रामचरण मुंबई में काम करता था। पति की गैर मौजूदगी में पत्नी का 25 साल के लड़के से प्रेम प्रसंग हो गया। दोनों ने भागकर कोर्ट मैरिज की। करीब 6 महीने बाद महिला अपने पुराने पति के घर जाकर रहने लगी, मगर कुछ दिन पहले महिला फिर अपने प्रेमी के साथ चले गई। महिला के पुराने पति ने थाने में शिकायत की, जहां दोनों के बीच समझौता हो गया। महिला का प्रेमी के साथ रहना तय हुआ, जबकि 4 बच्चे अपने पिता के साथ रहेंगे। महिला के पहले पति ने कहा कि मुझे डर था, इसीलिए मैंने कोई एतराज नहीं किया। कानपुर में गंगा का जलस्तर धीरे धीरे चेतावनी बिंदु की ओर बढ़ रहा है, लिहाजा जिलाधिकारी ने गंगा घाटों का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए। घाटों पर चेतावनी बोर्ड लगाने के निर्देश भी जारी किए गए। जिलाधिकारी ने बताया कि हरिद्वार, नरौना समेत कई जगह से कई क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके कारण गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। देखी जा सकती है कि जल पुलिस अलर्ट मोड पर ऐसी 4 बोट्स कानपुर के 18 घाटों पर लगाई गई। अगर बात की जाए जाजमऊ से लेकर सिद्धार्थ से लेकर बिठूर तक के घाटों पर नाव के संचालन पर जहां एक और रॉक है, वहीं देखा जा सकता है कि लोग अभी भी मौज मस्ती के लिए बोटिंग कर रहे हैं, जबकि प्रशासन ने पूरी तरीके से इस पर रोक लगाई है। हालांकि 150 से ज्यादा बोट्स
घाटों पर खड़ी है, मगर कुछ हैं कि मानते नहीं, मगर प्रशासनिक अधिकारी समय समय पर इन्हें समझा रहे हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर थोड़ा कम जरूर हुआ है, मगर हालात अभी वैसे ही बने हैं। दर्जनों गांव और मोहल्ले भी बाढ़ से प्रभावित हैं। नदियों के उफनाने से दर्जनों गांवों का संपर्क शहर से टूट चुका है। झूसी इलाके के बदरा सोनौटी गांव को जाने वाली मुख्य सड़क जलमग्न हो गई है। किसानों की सैकड़ों बीघा फसल पानी में डूब चुकी है। लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर नाव से सफर करने को मजबूर हैं। वहीं बाढ़ राहत शिविरों में लोगों की संख्या बढ़ रही है। रविवार तक जहां 205 लोग बाढ़ राहत शिविरों में पहुंचे, वहीं सोमवार को इनकी संख्या बढ़कर 215 हो गई। आप देख सकते हैं पानी ही पानी है और ये वो सड़क है जिस सड़क से लोग आते जाते थे। सड़क आगे जाकर बंद है क्योंकि अब यहाँ पर बाढ़ का पानी आ चुका है और बाढ़ का पानी आने की वजह से ही यहाँ पर लोग अब सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं। लोगों को काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही है अपनी आम दिनचर्या के लिए। जो स्कूल जा रहे हैं बच्चे, उन्हें परेशानी हो रही है। इसके अलावा जो यहाँ से शहर जाना चाहते हैं रोजी रोटी के लिए, दिनचर्या के लिए, उन्हें भी परेशानी हो रही है। यहाँ पर तमाम जो मकान हैं वो डूबे हुए हैं, आधी मंजिल उनकी डूब गई है और तमाम यहाँ पर नावें चल रही हैं। एक हफ्ते से इसी तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। अच्छा सुग्गा जी, ये बताइए कि कितने दिनों से आप यहाँ पर हैं और इसके बाद किस तरह से लोग यहाँ पर आवागमन कर पा रहे हैं? सब नाव से आते जाते हैं। नाव से आते जाते हैं। तो क्या आप लोगों को सरकार पैसा देती है या लोग पैसा देते हैं? सरकार पैसा देती है। सरकार पैसा देती है। खाने पीना को नहीं मिलता। खाना पीना नहीं मिलता है। ये प्रतिदिन यहाँ पर कितने लोगों को ले जाते हैं आप? अरे कोई गिनती नहीं है। कोई गिनती नहीं। कितने फेरे लगाते हैं, कितने चक्कर लगाते हैं? दिन भर में 10 चक्कर। 10 चक्कर लगाते हैं। एक नाव 10 चक्कर लगाती है।